Today we will talk about target. Today we will talk about target. What is target? ये क्या है? लक्ष्य तो उधर बैठे हैं। ये तो हमारा एक शरीर होता है। वी हैव ए बॉडी एंड व्हाट इज इनसाइड द बॉडी? हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? तो टेढ़े टेढ़े सवाल करेंगे हम, उलझे हुए सवाल जो तुमको उलझाएंगे, और जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। सुलझने के लिए उलझना जरूरी है। जैसे देयर इज ए सेइंग कि हम यहाँ पे तुम लोगों से कहें कि तुम लोग लकीर खींच दो, जिग जैग लकीर खींच दो। जिग जैग समझते हो क्या? टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कुछ भी खींच दो एक लकीर, यानी ये है ना, लकीर है, बट इट इज जस्ट लाइक ए स्नेक, सांप की तरह है। लेकिन ये कितने लोग कर लेंगे? कितने लोग तुम में से कर लेंगे? ऐसी लकीर बना लेंगे? सब लोग बना लेंगे। क्यों तुम नहीं बना पाओगे? बना लोगे ना। अब हम कहें कि एकदम सीधी लकीर खींचना है, एकदम स्ट्रेट लकीर खींचना है। अब बताओ कितने लोग खींच लोगे? जो स्केल लगाने पर सीधी आवे, स्केल लगाने पर सीधी आवे। मान लो हम ही खींचते हैं, ये लकीर हमने खींचा, सीधी मान लिया इसको, हमने स्केल लगाया, सीधी है। तो सबसे टेढ़ा काम है सीधी लकीर खींचना। सबसे टेढ़ा काम है सीधी लकीर खींचना, और सबसे आसान काम है, यानी सीधा काम है, टेढ़ी लकीर खींचना। हम लोग सीधा वाला काम करते हैं। वी ऑलवेज डू दोज थिंग्स विच आर फेवरेट टू अस। जो हम लोगों को पसंद आती है हम वही करते हैं, वही करना चाहते हैं, और उसी को करने में हमारा मन लगता है, क्योंकि यह मानव का स्वभाव है। ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह कोई डिफेक्ट नहीं है, यह हमारे समाज से मिला हुआ एक स्वभाव है, एक हैबिट है, राइट। इसको हम कोशिश करके इस टेढ़े को सीधा करते हैं। लिखा कुछ और है, अर्थ कुछ और है, यानी ये सीधा काम है और ये टेढ़ा काम है। काम क्या है? सीधी लकीर खींचना। काम क्या है? टेढ़ी लकीर खींचना। इस टेढ़ी लकीर को सीधा करने की हम कोशिश करते हैं, और अमूमन जब हम सीधा समझते भी हैं वो भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो ये हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट टारगेट, कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है, हर लम्हे में एक लक्ष्य है। लम्हा का मतलब हमारा जितना भी पल गुजर रहा है, जिंदगी का एक एक क्षण, उस क्षण में हमारा लक्ष्य है। अभी तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इस समय क्या है लक्ष्य? बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। हम कोशिश ये करेंगे कि तुम लोग अपनी समझ में स्पष्ट हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, यानी भ्रमित ना हो, तुम्हारे अंदर कोई भ्रम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तुम्हारा इस समय का लक्ष्य है पढ़ना, है ही, मजबूरी में सही, मन से सही या बेमन से सही। मान लिया कि इसमें से सबका मन लगा हुआ है, कुछ का मन लगा हुआ है, कुछ बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे हमने एक सवाल पूछा तो एक बच्चा बताया, बाकी नहीं बता पाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग खराब हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों ने सबको पता है कि बोर्ड परीक्षा हुई है, सबको ये भी पता है कि अभी पिछले महीने में हुई है, यानी अब तो अप्रैल हो गया, आज मार्च के पहले फरवरी में हुई है।
अखबारों में भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, भी जानते हैं फेयरवेल होती है, हमारे जो सीनियर्स हैं तुम्हारे वो एग्ज़ाम देने गए हैं, और कुछ के जिनके बड़े भाई बहन हैं जो 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे, वो भी घर में बड़ा कोलाहल हो जाता है। सुबह सुबह उठ करके सारी चीज़ें हाहाकार करके तैयार होती हैं कि भाई 7 बजे वहाँ परीक्षा के सेंटर पे पहुँचना है। इतना जल्दी पहुँचने की आदत नहीं होती है, स्कूल भी 8 बजे शुरू होता है, तो 7 बजे पहुँचना बड़ा कठिन काम है। फिर बिल्कुल तैयार होके, याद करके, पढ़ के। तो हमारा ये लक्ष्य है कि पढ़ना है इस समय। इसके पहले क्या लक्ष्य था, इसके बाद क्या लक्ष्य होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या पढ़ाई के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा काम खत्म, फिर कोई काम शुरू होगा? क्या होगा? पढ़ाई के बाद क्या करोगे? जरा अपने बारे में तो सोचो। इट इज जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। नहीं, अभी आज की हम बात कर रहे हैं। हर पल का हिसाब रखो, नॉट ए लॉन्ग टर्म। जॉब की बात तो बाद में हम लोग करेंगे। दैट इज द एंड ऑफ योर इंटायर एफर्ट्स। जितनी कोशिश तुमने किया पढ़ाई लिखाई में, उसका एंड कहाँ होता है? एक जॉब पाने में। बट दैट इज नॉट द एंड। एंड क्यों नहीं है? कि पढ़ने लिखने का मतलब केवल जॉब पाना नहीं होता है। पढ़ने लिखने का मतलब क्या पाना होता है? ज्ञान पाना होता है, नॉलेज होना। एंड देयर इज ए सेइंग कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अपने यहाँ लिखा भी है, बाहर बोर्ड पे जो फोटो लगे होते हैं सब लोग देखते हो बड़े ध्यान से, ये देखो वो है, ये देखो वो है, लेकिन उसके नीचे एक लकीर लिखी होती है। उसको जो ध्यान से पढ़ता है वो ज्ञान प्राप्त करता है ना? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को सरल भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ज्ञान को सरल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? जानना। थोड़ा सिंप्लीफाई करो और हर वर्ड से जूझो। जो भी शब्द तुम्हारे जीवन में, इसलिए नहीं कि हमने याद कर लिया है कि राम इज रनिंग, रैट इज ईटिंग, जो भी हम लोग नाउन या सेंटेंसेज या टेंसेज पढ़ते हैं, तो पढ़ने में हम लोग नॉर्मली रट लेते हैं ना, या प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सारे टेंसेज पढ़ते हैं और उसके बाद टेंस हो जाते हैं, मैंने तनाव में हो जाते हैं। अब हम यहाँ से जाके पढ़ाई के बाद तुम लोग क्या करोगे? घर जाओगे, घर जाके खाना खाओगे, खाना खा के खेलने जाओगे। कुछ होंगे जो काम पूरा करने बैठ जाएंगे, कुछ खेलने निकल गए, फिर बड़े देर से आएंगे, कुछ जल्दी आ जाएंगे, एक टाइम बाउंड गेम होगा, उनका समय होगा कि आधे घंटे 1 घंटे खेलेंगे। कुछ बैठ करके मोबाइल पे चैटिंग शुरू कर देंगे, जो आज के युग की सबसे बड़ी, मतलब कोरोना से भी बड़ी अगर कोई बीमारी इस समय है तो वो क्या है? मोबाइल। मोबाइल क्या आविष्कार करने वाले ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य किया। यह पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी संचार क्रांति थी। इट वाज ए रिवोल्यूशन जब मोबाइल आया। इसके पहले टेलीफोन होता था, ट्रंक कॉल्स होते थे, टेलीग्राम्स होते थे, उससे युग बदला और हम लोग फैक्स पे आए। शायद तुम लोगों को पता ना हो कि टेलीग्राम क्या होता है। व्हाट इज़ टेलीग्राम? अभी वाला नहीं, पहले जो होता था। एक टेलीग्राम तुम्हारा ऐप भी है ना उसमें, मोबाइल में। टेलीग्राम एक विधि होती थी जहाँ संकेतों से संदेश भेजे जाते थे। अर्जेंट अगर कोई तार जिसको बोलते थे, तार भेजना है, जैसे किसी की डेथ हो गई तो ये सूचना भेजनी है, तो पहले कोई साधन नहीं था कि कोई मान लो कि दिल्ली में बैठा है या आसाम में बैठा है, अब उसको तुरंत लखनऊ में खबर देनी है कि वो फलाने के दादाजी गुजर गए, एक अर्जेंट सूचना है। तो पहले चिट्ठियाँ चलती थी, तुम्हें मालूम होगा। चिट्ठी लिखो, डाकखाने में डालो, फिर डाकखाने से होते होते 4-5 दिन में चिट्ठी गांव पहुंचती थी। और उस समय टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम एक संकेत की व्यवस्था होती थी, एक चीज़ टाइप की जाती थी, ध्वनि, और ये ध्वनि उधर जाके टाइप होती थी। मतलब आसाम से टाइप किया तो यहाँ के डाकघर में वो टेलीग्राम टाइप होता था, वो मैसेज। वो भी एक तरह का नेटवर्क ही था जो आता था तार से ही, और वो टाइप होता था। तब ये दादाजी गुजर गए, उसमें कुछ शब्दों की लिमिट होती थी और हर शब्द का पैसा होता था। मान लो कि एक शब्द 5 रुपए का है तो 20 शब्द लिखोगे तो 100 रुपए का हो गया।
तो लोग छोटा सा, दादाजी कल गुजर गए, जल्दी आओ, हैं, ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड, कम सून। ऐसे 4 शब्द में हो गया, ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड, कम सून। ये टेलीग्राम का एक मैसेज आता था, फिर हाहाकार मच जाता था, और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आर्मी करती थी पहले, फिर आम जनता के लिए खुला। कोई भी चीज़, कोई भी टेक्निक सबसे पहले सेना को दी जाती है, क्योंकि सेना के पास सब कुछ हाईटेक चाहिए। जैसे कि तुम देखते होगे कि बैटल हो रही है तो एक वो वायरलेस जैसा मशीन होती है उनके पास, और कहीं भी वो कर रहे हैं उसमें सारा कम्युनिकेशन उनका होता रहता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट the original topic of today is target. What is the target of our life? One more question I have raised before you. What is inside our body? हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? क्या ये जो दिख रहा है यही सत्य है? What is the truth of our body? Have you heard about soul? Have you ever heard about this word? What is this? आत्मा। आत्मा क्या होती है? हमारे अंदर जो भी हम, एक डेड बॉडी और लाइव बॉडी में डिफरेंस क्या होता है? एक मुर्दे में और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क होता है? जिंदा में सोल होती है, लाइव होती है, और कहते हैं लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण, सजीव प्रसारण, जीव के साथ, यानी सजीव प्रसारण कहते हैं ना टीवी पे। कोई चीज़ जब लाइव आती है तो सोल जो होती है वो आत्मा होती है। आत्मा का मतलब हमारे अंदर की वो ताकत जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट किया है, जैसे हमारी सांस लेना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारे मूवमेंट्स बॉडी के, ये किसी एक शक्ति से संचालित होते हैं। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से इट सोल, यू कैन से इट ऑक्सीजन, यू कैन से इट द हार्ट, माइंड, एनीथिंग यू कैन नेम। उसके कई सारे नाम हो सकते हैं, बट उसके बिना शरीर क्या होता है? हमारा शव होता है। शरीर हमारा शिव भी है और शव भी है। शिव और शव, शिव इज ए सिंबल ऑफ पावर। कोई भी जो गॉड होते हैं, कोई भी जो देवता होते हैं, दे आर सिंबल ऑफ ए सॉवरेन पावर, जिसके पास सारा पावर है, उसको हम गॉड कहते हैं। किसी भी धर्म में ले लो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी ले लो, तो उनको वाइडर सेंस में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग 5वीं के बाद बच्चे जो है, 5वीं को क्या कहते हैं? प्राइमरी, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल, और फिर हो जाता है जूनियर हाई स्कूल, मिडिल क्लास को कहते हैं, यानी 6 से लेके 8वें तक को। और 8वें के बाद हो जाता है हाई स्कूल। हाई स्कूल, हाई, हाई माने बड़ा वाला, ऊंचा। तो इसलिए वो चूंकि 9th 10th है तो उसको स्कूल का ही, लेकिन है वो स्कूल ही, हाई स्कूल है, ऊंचा वाला स्कूल है, ऊंची वाली क्लास है। उसके बाद इंटरमीडिएट क्या हो जाता है? कॉलेज हो जाता है। बीए क्या होता है? कॉलेज हो जाता है। ये सब बड़े हैं। आने वाले समय में ये सब मर्ज होने जा रहा है। बोर्ड परीक्षाएं ख़त्म होने वाली हैं और 3-3 क्लासेज का एक ग्रुप बनेगा। मे बी कि 9 से 11 की एक क्लास होगी, मतलब ग्रुप होगा। ये 9 से 10 अभी होता है ना हाई स्कूल, 9th and 10th, तब वो 9 to 11th हो जाएगा। फिर 12th तो कुछ और होगा, कुछ ऐसा प्रपोज्ड है नई एजुकेशन पॉलिसी में। सो बेसिकली ये वो आत्मा होती है, इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आत्मा ही हमारी ताकत है, आत्मा ही हमारी वो शक्ति है जिससे हम अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं। और ये बनाना होता है, बनाने के लिए हमें गढ़ना होता है। जैसे हम एक बात बार बार कहते हैं और आज भी दोहरा रहे हैं, और इस पर तुम लोग सोचना भी जा करके, जब भी बैठो इस बात को ज़रूर सोचो। वो ये कि हमें ये जो किताबें हैं, जो भी तुम लोगों के पास कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो किताबें याद करने में पूरा साल गुजर जाता है। और क्या कोई ये दावा कर सकता है कि हाँ हमें पूरी किताब याद हो गई? किसी को कॉन्फिडेंस रहता है? हेलो, नहीं याद हुआ ना?
साल भर में पूरी किताब नहीं याद हुई, ठीक है। अब जरा अपने बारे में ही सोचो तुम लोग, ये तुम ही लोग हो जो ये बात कह रहे हो, और ऐसा नहीं हुआ उसकी कोई वजह है। कोई भी फिल्म देखते हो तुम या सीरियल देखते हो तो पूरा याद हो जाता है कि नहीं? याद हो जाता है ना? दिमाग तो वही है ना। फोन वाले बड़ा कष्ट देते रहते हैं। इसका मतलब कि तुम सबके पास बहुत तेज दिमाग है। 365 दिन में जो दिमाग एक किताब को नहीं याद कर पाता है पूरा, और घबराहट रहती है परीक्षा कैसे देंगे, सिर्फ 3 घंटे में एक पूरी फिल्म की पूरी कथा को याद करके अगले ही क्षण तुम्हारा जब कोई मित्र मिलता है या जब तुम लौट के आते हो पिक्चर देख करके, तो तुम पूरी स्टोरी एक एक डायलॉग के साथ सुना देते हो, है ना? दिमाग तो वही है। तो अगर वो दिमाग उस टिपिकल फिल्म के डायलॉग्स को याद कर सकता है, डायलॉग भी कभी कभी बड़े टेढ़े होते हैं और गाने तो बड़े अद्भुत ढंग से टेढ़े होते हैं आजकल के गाने, जो आधा समझ में ही नहीं आएगा कि वो कह क्या रहा है, बोल क्या है, लेकिन हाँ म्यूजिक इतनी धमाधम है कि लगता है कि गाना भी अच्छा ही होगा। जो भी अभी कौन सा अभी गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है, नाटो नाटो। अब बताओ नाटो नाटो का मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब हुआ? लेकिन वो गाना हिट हुआ, और हिट ही नहीं हुआ, उसको वर्ल्ड का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला। तो ये युग बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इंसान का दिमाग, इंसान की सोच और इंसान की सफलता की कहानी कभी नहीं बदलती है। मुश्किल से पढ़ने वाले लोग, जैसे कि हमने बोर्ड की शुरू में बात इसलिए की थी कि हम तुमको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहते हैं। कितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था इस साल बोर्ड में? अखबार में रोज आता था। यूपी बोर्ड ऑलमोस्ट विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। उत्तर प्रदेश का जो परिषद है वो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, और सबसे कम समय में कल कॉपियाँ सारी चेक हो गई हैं। कल काम खत्म हो गया। लगभग 50 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, मतलब फॉर्म भरे थे, उसमें 2-4 लाख ने छोड़ दिया। अब 2-4 लाख का ज़्यादातर कई राज्यों में बोर्ड ही होता है टोटल। कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश को कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश एक अमेरिका है। कैसे? अमेरिका की जो आबादी है उसके लगभग तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उतने ही आदमी, उतने ही संसाधन, और अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है। तो वाई कांट वी बिकम द सुपर पावर? यूपी भी हो सकता है, और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और अभी जब 9th-10th में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो उसमें बात होगी कि किसके पास कितना संसाधन है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आदमी ताकतवर बनता है। जैसे किसी के बैग में 8 विषय की 8 किताबें हैं तो उसके पास पूरे संसाधन हैं। 8 कॉपियाँ हैं तो पूरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। किसी के पास 5 है तो उसके पास कम हुए, किसी के पास 2 है तो उसके पास और कम हुए, किसी के पास नहीं है तो उसके पास साधन नहीं हुए, है ना। हमारे प्रदेश में कुछ संसाधनों की और ज़रूरत है मजबूत करने की। इसको यूँ समझो कि सबसे बड़ा संसाधन क्या होता है किसी भी देश का, सबसे बड़ी पावर क्या होती है? 9th वाले तो थोड़ा सा पढ़े होंगे। ये संसाधन नहीं है, ये तो परिणाम है, ये तो नतीजा है। सबसे बड़ा जो संसाधन होता है, रिसोर्स होता है किसी भी भूभाग का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, दैट इज मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, population is a problem, population is also a solution, but population itself is a problem for the countries like India and China। भारत और चीन वगैरह के लिए बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या नियंत्रण। मनुष्य सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी देश की। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? एक मनुष्य थे। आइंस्टीन क्या थे? एक मनुष्य थे। जो भी तुम वैज्ञानिकों का नाम लो, किसी भी क्षेत्र में सफल जो व्यक्ति है वो एक मनुष्य है। अगर मनुष्य ही नहीं होंगे तो फिर होगा क्या? कहीं बहुत ज़्यादा खेत है, मान लो कि किसी क्षेत्र में 1 लाख हेक्टेयर खेत है, वहाँ आदमी नहीं है, किसी काम का है वो खेत? खेत तब काम का है जब वहाँ आदमी हो, दिमाग वाला आदमी हो, वहाँ भैंस बैल जो कुछ भी चीज़ें हों उनका उपयोग करने वाला आदमी हो,
क्योंकि कहते हैं सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। एक चौपाई है कि संसार में सब कुछ है, जो भी कल्पना करो वो सब है। सोने की चिड़िया या खान जो कहा जाता था हमारा देश वो था, उस पर आगे अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। एक अपने एक मित्र हैं वो भी आएंगे, वो पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी हैं, जो आईपीएस रहे हैं, अभी वो खाली हो गए हैं, अभी वो किसी आयोग वगैरह के मेंबर हैं, तो थोड़ा टाइम निकाल के वो भी पढ़ाने आएंगे। डॉक्टर जीएन खन्ना, जब जब समय होगा तो आकर के वो पढ़ाया करेंगे। उनकी रुचि है, क्योंकि पढ़े आदमी की बीमारी होती है पढ़ाना। जिसके पास कुछ होगा वही देगा ना, और नहीं होगा तो फिर तो मतलब वो है ना कि कटोरा लेके घूमना होगा कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे हो, मांगते हैं ना भिक्षा लोग। तो हमें भिखारी बनना है या किंग बनना है, ये हमको तय करना है। क्योंकि हमारे पास वो मस्तिष्क है जो फिल्म के 3 घंटे की कहानी को बड़े खूबसूरत ढंग से याद करके तुरंत ही बताने की ताकत रखता है। तो हम उसी दिमाग को उसी रुचि के साथ, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है बुक्स में हमें प्रेशर महसूस होता है, लगता है क्यों पढ़ें। लेकिन सच ये है कि जो असली तुम्हारा रोमांस है वो किताबों से होना चाहिए। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ। इफ़ you have a good friend, you have some better friends, but you don't have the best friend in your life. If you want to search your best friend, then you search your friendship in your books. किताबों से बड़ा अच्छा दोस्त नहीं। बाकी सारी दोस्ती होती है दुनिया में, माता पिता जन्म देते हैं उनसे भी दोस्ती होती है, पड़ोस के लोग पालते हैं उनसे भी दोस्ती होती है, क्लास में मित्र होते हैं बचपन से ही होते हैं उनसे भी दोस्ती होती है, उससे ज़्यादा भी कहीं दोस्ती हो जाती है वो भी दोस्ती होती है। लेकिन ये सारे दोस्त वक्त के साथ छूट जाते हैं। एक दिन माता पिता भी छूट जाते हैं सबके, हैं। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर, राजा रंक और फ़कीर, जो भी आया हो जाएगा। तो ये सब दुनिया के कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। जैसे सूरज है, चाँद है, रहेगा, ये तब भी था 11,000 करोड़ साल पहले, 6,000 करोड़ साल पहले एक घटना हुई थी, डायनासोर खत्म हुए। इन सब पर एक एक चैप्टर करके हम लोग बात करेंगे। और हमारी कोशिश इस साल यह है कि तुम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तुम लोग इतने विद्वान बनो कि किसी भी विषय पर तुम लोग मास्टर की तरह बात कर सको। नंबर पाना अलग चीज़ है, उसके लिए पढ़ो ही मत। डोंट स्टडी अबाउट फॉर द नंबर्स, फॉर द शेक ऑफ मार्क्स। नंबर तो मिलते जुलते रहते हैं, ये मिलते रहेंगे। इंटर बीए जो भी करोगे ना, सब में नंबर मिलेंगे, किसी के 60%, किसी के 80%, किसी के 90%। बट इस नंबर से नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। नौकरी और सम्मान दोनों चीज़ें उनको मिलती हैं जिनके पास होता है ज्ञान, और ज्ञान कमाया जाता है, ज्ञान अर्न किया जाता है। कुछ नए कोटेशंस लिखवाए हैं, देखना अभी नीचे, उसको ध्यान से पढ़ना, लिखना और सोचना कि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। नीचे लिखा है सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। मीन्स सुख चाहने वाले को कभी विद्या नहीं मिल सकती है, जो आराम से रहना चाहता है, और जो ज्ञान चाहता है उसको सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा कष्ट होगा, जल्दी उठ के आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जाके। जब तुम्हारे साथी खेल रहे होंगे तब तुम पढ़ रहे होगे तो बड़ा दुख हो रहा होगा, कह रहे देखो वो सारे बैट बॉल लेके एकदम छक्के लगा रहे हैं और हम बेवकूफ़ बैठ करके पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो बेवकूफ़ पढ़ रहा है वही आने वाले समय का शहंशाह है। बादशाहत तो ज्ञान से ही मिलती है। जो चाहे, तुम्हारे पास बहुत अच्छी बॉडी हो सकती है और उसके बाद भी तुम इतना ना पढ़ सको कि अंत में रिक्शा चलाना पड़े, तो बॉडी किस काम की है। और तुम्हारे पास बहुत हल्की बॉडी है और तुम पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाओ, तो फिर उससे शानशाही वाला जीवन क्या है। क्योंकि कलेक्टर के लिए मालूम है ना, इस देश की सबसे बड़ा पद क्या है नौकरी का, कलेक्टर। मालूम है ना? नहीं मालूम हुआ वो करे तो भी पूछा करो, जो चीज़ ना पता हो उसको पूछा करो, जोर से पूछा करो कि हमको तो नहीं मालूम था, कैसे होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। कुछ भी सवाल करो, क्वेश्चनिंग भी बहुत ज़रूरी है, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर चुप रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। बोलना सीखो, सवाल करना सीखो,
जो भी अपने भ्रम हो, जो डाउट्स हो, उसको अपने टीचर से बीच में रोक रोक के पूछो। मे बी कोई टीचर गुस्सा हो जाएगा, कोई डांट देगा, चुप रहो, बैठो, ज़्यादा बकबक करते हो, बैठ जाओ, फिर पूछो, कभी मत रुको। क्योंकि दुनिया का इतिहास बनाने वाले जितने वैज्ञानिक रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सुना है? क्या दिया था एडिशन ने दुनिया को? रोशनी दी थी, बल्ब की रोशनी दी थी। रोशनी तो पहले भी थी, दिए जलते थे, मशालें जलती थी प्राचीन काल में। अभी हमारा वो भी चैप्टर तैयार हो रही है, स्लाइड्स तैयार हो रही हैं कि इस देश में लोग कब से आए, राजा वाजा कब से आए। तुम लोगों को क्या पता है अभी तक कि पिछले इतिहास में कौन कौन रहा है? हम लोग के पहले, आज़ादी के पहले कौन हमारा राजा था? सबके मुंह से निकले। वैसे तो बस अभी वो करना हो, नारा लगाना हो, तो सब लोग जो है हाथों में तिरंगा हो, हैं, और क्या है, गंगा हो, एक साथ बोला। अंग्रेज थे ना? अंग्रेजों के पहले कौन थे? मुगलों के पहले, चलो मान लिया सुल्तान कोई वंश नहीं था, मतलब उसके पहले ये अभी तक तुम लोगों ने एडी की बात की। बीसी तक जाना है तुमको। बीसी समझते हो ना? जो नहीं समझते हैं वो बताएं। बीसी, बीसी यानी समय के कालखंड को जानने का के दो टूल्स हैं, दो औजार हैं समय को नापने के, जिससे समय को नापा जाता है। जैसे तुम्हारी उम्र का कालखंड क्या होता है? बर्थडे से माना जाता है ना, 16वां बर्थडे है, 17वां है, 20वां है, तो ये एज फैक्टर होता है। तो इसी तरह से कालखंड को नापने का एडी और बीसी होता है। ठीक है, बीसी की जानकारी हमें बहुत कम होती है। हम लोग बीसी के बारे में जब कोई नौकरी का इम्तहान देने जाते हैं तब ये शब्द हमें बार बार टकराता है, क्योंकि ढेर सारे सवाल बीसी से होते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया, क्राइस्ट कौन होते हैं? पीछे वाले बताओ, हु वाज क्राइस्ट? लास्ट लाइन। हाँ हाँ, नहीं, क्राइस्ट कौन थे? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का नाम सुना है? ये कौन थे? हैं? हाँ, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ भाई, अर्थ वाले बताओ। यीशु। ईशु तो घर में बुलाने वाले नाम होते हैं, कहते तो यीशु ही हैं, लेकिन जैसे मुन्ना, गुड्डू, पप्पू बोलते हैं ना, वैसे यीशु हुआ। वैसे उनका पूरा नाम कुछ और रहा होगा। बताओ। ईसा मसीह। बैठ जाओ। ईसा मसीह के जन्म के दिन से ही तारीख शुरू होना, अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी का जो कैलेंडर है, जो कि विश्व में मान्य है, क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज्य रहा। अब आज तो नहीं, एक दिन हम तुमको इसी बात पर बताएंगे कि हमारे देश पर दर्जन भर लोगों ने शासन किया। ठीक है, दर्जन भर बाहर के लोगों ने आके हमारे पर शासन किया। कोई ईरान से आया, कोई फारस से आया, कोई टर्की से आया, कोई अफ़गानिस्तान से आया। सब लोग आ करके हमारे भारत पे राज करते रहे, जब मुसलमान यहाँ थे ही नहीं। और हिंदू राजा ही आपस में भयंकर युद्ध लड़ा करते थे और भयंकर मार काट किया करते थे, लाशें बिछा देते थे। तो ऐसा नहीं, युद्ध की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। युद्ध तो योद्धा का धर्म होता है। प्राचीन काल में युद्ध ही होते थे। तो कोई अफगानिस्तान से निकला या टर्क से निकला, टर्किश, वो चला कि भाई दुनिया में जहाँ जहाँ सोना खजाना है वहाँ हमको लूटना है। भारत एक बड़े खजाने का केंद्र था। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था। इस बात को भी समझाएंगे कि सोने की चिड़िया यहाँ पानी में छान के सोना निकाला जाता था। डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? कुछ जगहें ऐसी थी जब पानी, हमारे बचपन तक कुछ जगहें किले थे, जब बारिश होती थी तो कुछ सिक्के ऊपर आ जाते थे। ये वो देश था। मंदिरों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, उन्होंने तोड़ा, बड़ा वो किया। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, जिसने भी तोड़ा उन्होंने खजाने को लूटा। और बेसिकली हमारे देश में धार्मिक स्थलों पर सारा राजाओं का धन रखा जाता था। और हमारे जो धार्मिक स्थल होते थे वो ज़्यादातर सोने के बने होते थे।
यानी मूर्तियाँ, गुम्बद जो पूरा होता था वो पूरा सोने का मढ़ा होता था। अभी भी साउथ इंडिया में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसमें केवल मूर्तियों पर चढ़े हुए जो गहने हैं वो कई करोड़ रुपए के हैं। अब प्योर पुराना गोल्ड है, मतलब हजारों करोड़ का गहना पड़ा हुआ है। तो अगर उसको कोई लुटेरा आएगा तो उसको क्या पता कि ये कौन है, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, हनुमान जी हैं, उसको क्या पता। उसको तो ये बताया गया है कि ये जो मंदिर नाम की चीज़ है, यहाँ जाओगे जब इसको तोड़ के निकालोगे तो इसके नीचे खूब खजाना। जैसे एक मंदिर है आज भी जो खोला नहीं जा सका है भारत में, एक मंदिर है जिसमें अपार खजाना है, ऐसी मान्यता है। और उसको न खोलने के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं और वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। वहाँ कहते हैं सात तहखाने और सातों में सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। डू यू नो द टेम्पल? केरल में है पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर है, कभी गूगल वगैरह में पढ़ना, तो बड़ा रहस्यमय मंदिर है, उसमें अपार खजाना भरा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स पहले हुआ करते थे। और भारत तो ऐसा था कि राजाओं का देश था, छोटे छोटे राजा थे। तुम लोगों को ये भी जानना है कि इस समय जो राज्य तुम याद करते हो, इस समय कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8। इतने तो राज्य हैं। लेकिन प्राचीन काल में भारत जब अखंड भारत था तो यहाँ 14 या 16 केवल राज्य होते थे, महाजनपद उसको बोलते थे। ये याद रखना, ये हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं ये सब अभी आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद की क्लास में एक स्पेशल मोटा रजिस्टर रखना जिसमें कुछ रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ दी जाएंगी जो अभी परीक्षा में काम हो सकता है ना में। ज्ञान तुम्हें देंगी जो तुम्हारे कोर्स में उसको समझने की दिशा देंगी, और साथ साथ आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के लिए आधार की संरचना का काम करेंगे। मकान बनाने के लिए एक नींव की ज़रूरत होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुनियाद होती है वो होती है नॉलेज अर्निंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान कमाना होता है। और ज्ञान क्या? बहुमुखी ज्ञान। ये किताबी ज्ञान तोता रटंत ज्ञान है। इसमें कुछ सवाल आएंगे, दोगे, परीक्षा पास कर लोगे। लेकिन उसमें कहाँ से सवाल आएंगे परीक्षाओं में ये तुम्हें नहीं पता। वो पूरा ज्ञान उसके लिए होना चाहिए। विज्ञान अगर पढ़ रहे हो तो पूरा चाहिए। अगर सैटेलाइट पढ़ रहे हो, मिसाइल पढ़ रहे हो, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ से पैदा हुई, कैसे कैसे हुई, मिसाइल कहाँ से छोड़ा जाता है, मिसाइल होता क्या है, सैटेलाइट होता क्या है, यह बनता कैसे है, इसको बनाता कौन है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यह सारी चीज़ें तुमको समझनी होगी। मैंने क्लियर करना होगा एक खाका। यह नहीं कि केवल हमने जान लिया कि मिसाइल यहाँ पे बनता है, ये बनाता है, ये छोड़ देता है। होता क्या है, मिसाइल एंड सैटेलाइट दो चीज़ें, एक एक चीज़ों में बात करेंगे। हम गाड़ियों के कल पुर्जे की भी बात करेंगे, यानी बेसिक इंजीनियरिंग कि गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी का स्ट्रक्चर क्या होता है। मोटरसाइकिल सब लोग देखते हो, बैठते हो, चलाते हो। इसके अलावा कार पे भी चलते हो। तो ये जितने भी इंजन ड्रिवन व्हीकल्स होते हैं, जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड बोलते हैं, जो अपने आप चलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें चलानी, जैसे साइकिल है, चलानी पड़ती है। और क्या चीज़ें हैं जो हमें चलानी पड़ती है? रिक्शा है, जितनी चीज़ें हैं चलानी पड़ती हैं। लेकिन उसी रिक्शा में जब ऑटो शब्द जुड़ जाता है तो हो जाता है ऑटो रिक्शा, यानी अपने आप चलने वाला रिक्शा। साइकिल में हो जाता है ई बाइसिकल, वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, चलने वाली हो जाती है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि गाड़ी चलती कैसे है। हम लोग रोज़ देखते हैं, तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि जो चीज़ हम देखते हैं उसको हम नहीं जानते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं। कुछ चीज़ तो जानते होंगे सब लोग, ब्रेक, पैडल, गियर, क्लच, हैंडल, पेट्रोल उसकी टंकी, ये सब जानते हो। लेकिन ये सब मिलके चलता कैसे है? इंजन से चलता है। इंजन कैसे चलता है? सेल्फ से स्टार्ट होता है इंजन। सेल्फ का मतलब, सेल्फ माने जानते हो ना, सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फ और सेल्फी भाई बहन हैं। सेल्फ माने स्वयं। सेल्फ इसलिए कहते हैं उसको कि स्वयं स्टार्ट करना, स्वयं से चालू हो जाओ तो हम सेल्फ मारते हैं। सेल्फ मारने का मतलब हम मशीन को ऑर्डर देते हैं
तो मशीन सेल्फ से स्वयं चालू हो जाओ, इसके बाद जो है हमें तुम्हें पैडल ना मारना पड़े, तो उसी को कहते हैं सेल्फ। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो शब्द तुम्हें कोई अलग से मोटरसाइकिल के लिए बना हो। शब्द स्वतंत्र होते हैं, हर शब्द हर जगह पे उसके अर्थ होते हैं, ठीक है। सेल्फी क्यों कहते हैं? अपनी खुद की फोटो लेना। सेल्फ माने होता है स्वयं, खुद, अपना आप। तो सेल्फी हो गई जो खुद की फोटो लेना, इसको कहते हैं सेल्फी। सेल्फ अपने आप गाड़ी को स्टार्ट करना। तो उस पूरी टेक्नोलॉजी को भी पढ़ने की कोशिश करो। गूगल में आजकल ये सब पढ़ना चाहिए। यूट्यूब लगा करके कोई एक चीज़ देखो, कोई एक विषय ले लो जो उसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो विषय भरो, अब तो बोल भी दो उस पर। तो हम क्यों ऐसा कर्म करें जिससे कि हमें कुछ ना मिले? तो हमें टारगेट तय करना है। टारगेट में हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं एंड वी विल कंक्लूड द सेशन। अगले सत्रों में हम लोग, अनन्या मैडम ने भी काफ़ी प्रोजेक्ट तैयार किया है आपके लिए कि कैसे कैसे हमारी पृथ्वी पर भारत में लोग आए, लोगों के आने से क्या हुआ, क्या बदलाव आया, कौन कौन से राजवंश आए, और ये सब धारणाओं से मुक्त होना है। अगर विद्यार्थी अच्छा बनना है तो तुम्हें जाति पाति धर्म वंश पंथ सबसे अलग होना होगा। क्योंकि बेसिकली देखो, धरती पर एक ही जाति आई थी, वो थी मनुष्य की। मनुष्य वो था जिसके हाथ थे, पैर थे, नसें थी, रक्त था, हड्डी थी, मांस था, करोड़ों साल पहले। और आज भी मनुष्य के शरीर में वही है। हमने नाम अलग कर दिए हैं। ये इंसानों का बंटवारा है कि वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। संसार को कर्म ने हमेशा संचालित किया है। और जाति पंथ से अलग हट करके बड़े छोटे कुलों में पैदा हुए लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाया है। अगर जिस रामायण की बात करते हैं, जिसको लेकर लड़ते हैं सारे लोग, उस रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि किसी बड़ी जाति के थे? सबसे छोटी जाति के थे। और उन्हीं के आश्रम में भगवान राम की पत्नी सीता ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया था, है ना। तो इतिहास की ये कथाएं हमें जाननी होगी। हमें अपने दिमाग पर ये, हम लोग, ये सब नेताओं का काम है, विद्यार्थियों का काम नहीं। नेताओं का काम है लोगों को बांटना। बांटने के जितने अंग्रेज क्या किए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, मूर्ख बनाया, हम लोग मूर्ख बने। और हमारी संस्कृति का अगर किसी ने कायदे से हरण किया तो वो थे अंग्रेज। और ये जो आज हिंदू मुस्लिम की बात होती है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। इसके बहुत पहले, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्या कह रहा है वो ड्राइवर, किसी को ले जाना है क्या? बात इसलिए करते हैं कि ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य के लिए तुम लोग क्या बनना चाहते हो, ये अपने मन में सोचो। सब लोग कुछ चाहते होंगे ना, कुछ देखते होगे तो लगता होगा हम ये बन जाए, हम ये बन जाए। सबकी इच्छा कुछ होती होगी, और ये बचपन से होती है। जैसे वो थे महाराणा प्रताप, जब पैदा हुए थे तो उनके पिताजी गुलाम थे, उनके पिताजी मुग़लों के गुलाम थे। तो बचपन से उनके मन में था कि मैं एक ऐसा वीर बनूंगा कि इस गुलामी से पिताजी और अपने मेवाड़ को आज़ाद करा दूं। और यह संकल्प उनके थे, तो वो भी एक आदमी, लेकिन यह संकल्प उनके अंदर इतना मजबूत था कि उसने उनको महाराणा प्रताप बना दिया। मतलब एक भारत में इतने सारे राजवंश थे, लेकिन एक राजवंश का एक राजा आज भी इतिहास में याद किया जाता है। एक रानी लक्ष्मीबाई याद की जाती है। ऐसा तो नहीं कि इन्हीं दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हों, हजारों राजा थे। भारतवर्ष में हजारों राजा हुए और हजारों लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कुछ लड़ाइयों को हम याद रखते हैं। पानीपत का युद्ध, पलासी का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये सब कुछ युद्ध हम याद, बक्सर का युद्ध क्यों याद रखते हैं? क्योंकि इसमें कोई लैंडमार्क बदलाव आए थे। हम लड़ें भी तो इसलिए कि उससे कोई बदलाव आए। संघर्ष इसलिए हो कि वो कोई कुछ ले आवे, इसलिए ना हो कि केवल हम सर तुड़ा के हाथ पे प्लास्टर चढ़ा के चले आवें और बाद में कुछ ना कर पावें। टारगेट क्या हो सकता है, अब ये हम बताते हैं। तुम लोगों का अगर अलग अलग पूछेंगे तो सबके सपने अलग अलग होंगे, लेकिन कहाँ हम लोग चलते हैं ये हम शुरू करते हैं।
ये मोटे तौर पे 4 जगह तुम लोग, कोई भी छात्र जो भारत कहीं भी दुनिया में पढ़ रहा है, वो 4 चीज़ें चुन सकता है। एक तो सिविल सर्विसेज, ठीक है, एक ये हो गया इंजीनियरिंग, एक हो गया मेडिकल, एक हो गया मैनेजमेंट। यही होगा ना 4। अब इन चारों में सबका अपना सभी जॉब हैं, सभी कार्य हैं, और सबको पाने के लिए एक कद अपना ऊंचा उठाना होगा। जैसे हमने बताया कि 50 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, तो उसमें एक रैंकिंग लिस्ट बनती है, मालूम है ना, यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट कितने तक बनती है? मतलब टॉप 10 को गिने जाते हैं, टॉप 10 लिए जाते हैं, 10 टॉपर होते हैं, और उसके बाद जो है बाकी तो 100वें तक मेरिट रैंकिंग होती है किसी भी लेवल तक। तो इसको पाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए साइंस पढ़नी होगी, और साइंस में मैथ पढ़नी होगी, है ना। इसको पढ़ने के लिए भी साइंस पढ़नी होगी, और इसमें साइंस में बायो पढ़नी होगी। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। मैनेजमेंट में डिग्रियां होती हैं MBA, BBA, ठीक है। इसके लिए परीक्षा होती है, अब सबकी परीक्षाएं भी बता देते हैं। इसको पढ़ के क्या बन जाओगे? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट चाहे साइंस में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे बायो में हो, चाहे आर्ट्स में हो, किसी भी लाइन का आदमी ये परीक्षा दे सकता है जो ग्रेजुएट हो, ठीक है। और नॉर्मली आर्ट्स वाले इसमें पाते हैं। इसकी नौकरियां क्या होती हैं? IAS, PCS, SSC और बहुत सारी होती हैं सिविल सर्विसेज में। और इससे क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में कई लाइन होती हैं, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर के इंजीनियर, ऐसे करके बहुत सारे डिसिप्लिन। मेडिकल में क्या होता है? MBBS, और इसके लिए परीक्षा होती है, ये परीक्षा होती है नीट। इसमें कौन सी परीक्षा होती है? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। JEE का मतलब जूनियर इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नीट का क्या होगा? नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा। प्रवेश करने के लिए तुम काबिल हो कि नहीं, वो परीक्षाएं होती है जो बताती है। तब इसमें जब हो जाएगा तब तुम्हें इसमें दाखिला मिलेगा MBBS में। सरकारी कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो बहुत कम फीस होगी, प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फीस होगी। यही इंजीनियरिंग में है। अगर IIT में एडमिशन हुआ तो बहुत कम फीस होगी। गवर्नमेंट के और भी रीजनल कॉलेज होते हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज ये इलाहाबाद में और सारे हैं, यहाँ पर भी है एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा बोलते हैं ना, यहाँ पर भी यूपी के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का ये हेडक्वार्टर है। यहीं से सब इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता मिलती है। तो ये करोगे। और ग्रेजुएट सिंपल अगर आर्ट्स या किसी भी विषय से BA किए हो, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, तो ग्रेजुएट करके ये दे सकते हो और तुम बन सकते हो IAS। अब ये बताओ कि इसमें सबसे वजनी कौन है पावर में? इन सारी नौकरियों में सबसे पावरफुल आदमी कौन है? सबसे पैसे वाला आदमी कौन है? 2 प्रश्न होंगे। और सबसे पैसे वाला कौन है? सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा सकता है एक झटके में? मैथ में कैसे? सवाल लगा के? सबसे बड़ा पैकेज जो पैसा मिलता है मैनेजमेंट वालों, जो नौकरी मिलती है पैसा, ये जितना तुम विज्ञापन और ये सब देखते हो टीवी में ना, जो माल एकदम बिकता है,
कि मतलब वो जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या है? घड़ी साबुन। अब ये घड़ी साबुन इतना बड़ा साबुन बन जाता है, इसको कौन बनाता है? ये MBA वाला, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ना, या मैनेजमेंट का कुछ होता है। हाँ, इसका एग्ज़ाम होता है कैट, CAT, कैट परीक्षा से इसमें प्रवेश होता है। अब ये करोड़ों के पैकेज में जाते हैं। अगर तुम बगल की खबर देखो, IIM का हर साल बैच निकलता है, तो इसके बैच के जो बच्चे होते हैं वो करोड़ों के पैकेज में जाते हैं। ये भी जाते हैं, IIT वाले भी जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का रेशियो इसलिए भारी होता है कि ये सब कुछ को मैनेज करता है। यानी एक घड़ी साबुन की कंपनी में एक MBA रख लिया गया, तो वो MBA, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी लाइन के लोग होंगे सबको मैनेज करेगा कि तुम ये करो तो ज़्यादा मुनाफा होगा, तुम ये करो तो ये हमारा माल और बिकेगा, तुम ये करो तो इसकी और घोषणा हो जाए, लोग खरीदने लगेंगे। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक लाइन है सिंपल, लेकिन इस लाइन को पेश ऐसे किया जाता है गाने में कि एकदम से तुम्हारे मन पे छा जाता है। देखो तुम लोग इतने बच्चे हो, लेकिन ज़्यादातर को पता है, साबुन के बारे में नहीं पता होगा। घड़ी साबुन अच्छा है या बुरा, ये कैसे तय होगा? इस्तेमाल करें तो वो तो वही कह ही रहा है, वो साबुन वाला ही वही तो कह रहा है। बाकी क्या बिना इस्तेमाल किए होते हैं क्या साबुन? दूध की सफ़ेदी निरमा से आए, कुछ है ना ऐसा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए। अब रंगीन कपड़े में दूध की सफ़ेदी कहाँ से आएगी? निरमा लगाओगे तो ये विज्ञापन है जो आकर्षित करने के लिए होते हैं। जैसे हमारी जो शक्ल है वही वास्तविक है। अब इस पर हम खूब अच्छा से सजा दें, हेयर स्टाइल कर लें, तो आदमी एक अलग सा दिखने लगता है। लेकिन क्या आदमी बदल जाता है? कुछ भी नहीं बदलता है, वो वही होता है। लेकिन जैसे ये काम फिल्म के एक्टर्स को ज़रूरी है, उनको अपने को चेंज करना है, क्योंकि उनको एक कला को दिखाना है, एक रोल को दिखाना है। उनको कहीं विलन बनना है, कहीं हीरो बनना है, कहीं कुछ बनना है, अकॉर्डिंगली उनको अपना मेकअप करना है। बट यू नीड नॉट टू मेकअप योर फेस, ड्रेस योर फेस, डेकोरेट योर फेस। तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी का सबसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, 5 लक्षण विद्यार्थी। खैर, तो ये टारगेट है, इनको लेके तुम्हें चलना है। इनके लिए क्या पढ़ना है ये क्रमशः हम लोग कैटेगराइज करके बताना शुरू करेंगे, क्योंकि तुम्हारी किताबों में इसका ज्ञान है। 8th, 9th, 10th और 11th की किताबों से सारा जीके आता है। जितना जीके कैसे आता है ये एक अलग क्लास में बताया जाएगा। जीके का पेपर क्या होता है। अब इस परीक्षा में जनरल नॉलेज का रोल ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा होता है, 50% प्लस होता है, ठीक है, जनरल नॉलेज। और बाकी होता है तुम्हारा एक सब्जेक्ट, एक विषय में मास्टरी होनी चाहिए, BA तक, ग्रेजुएशन तक। और थोड़ा थोड़ा ज्ञान क्या होना चाहिए तुम्हें IAS बनने के लिए? बेसिक मैथ, एलिमेंट्री मैथ, यानी जो प्राइमरी 6वें दर्जे की मैथ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी, ये अनिवार्य। चाहे साउथ इंडियन का भी कोई होगा, और विषय इसमें कोई भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। मलयालम ली हुई एक लड़की टॉप की थी, उसके पिताजी केरल में नारियल बेचते थे, उसका विषय था मलयालम, जे हरित्रा उसका नाम था। शी वाज ग्रेजुएट फ्रॉम JNU, इकोनॉमिक्स में उसने MA फिर ज्वाइन किया था, और उस लड़की ने टॉप किया था। और इसके पास पावर होता है, ठीक है, इसके पास टेक्निक होती है, इसके पास मतलब ये बड़ा दयालु होता है। डॉक्टर जो होता है मतलब ये भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और ये जो होता है ये ऑलराउंडर होता है। MBA जो होता है वो ऑलराउंडर, वो कहो डॉक्टर के ही किसी फर्म में बहुत बड़ा कोई अस्पताल है, जैसे अपोलो, वेदांता, ये सब नाम सुना होगा, तो यहाँ को जो चला रहा है, जो चलाने वाला जो दिमाग काम कर रहा है, वो ये होता है, MBA होता है।
क्योंकि वो मैनेजमेंट उसको आता है। मैनेजमेंट क्या होता है ये भी बहुत कठिन शब्द नहीं है। ये फेट वेट जो हम लोग कराते हैं वो उसी की शिक्षा देते हैं। जैसे तुम्हारे घर का मैनेजमेंट पापा करते हैं, मम्मी करती हैं। भाई तुम्हारे कपड़े समय से तैयार होकर धुल के मिल जाते हैं। तुम लोग तो बहुत आश्चर्य ही होगा कि तुम में से कोई धुलता होगा कपड़ा। है कोई ऐसा शूरवीर जो अपना कपड़ा खुद धुल के प्रेस कराता है? अच्छा वाह, मतलब दो हैं बहादुर। मतलब ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोला जाता है। देख के कभी हाथ मत उठा देना। अपना कपड़ा अपने से धुलने का अगर काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम कहना ये चाहते थे कि जो तुम्हारे घर की मैनेजर होती हैं मम्मी, वो सबका कपड़ा तुम लोग तो फेंकोगे एक इधर एक उधर, जाने के बाद तो इकट्ठा करेंगे, ले जा करके बाल्टी में डाल देंगे, फिर धुल के फैला देंगे। पापा प्रेस करवा देंगे, पापा आटा ला देंगे, गेहूँ चावल ला देंगे। तुमको खाने में अगर देर हो गई तो तुम हंगामा शुरू कर दोगे। तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। आटा चावल दाल सब कुछ पापा लाते हैं, फिर मम्मी उसको डब्बों में भर के रखती है, फिर वो नाप करके निकालती है, छीलती है, साफ़ करती है, तब जाके खाना पकता है। और ज़रा सी देर हो जाने पर तुम लोग, बच्चे बहुत से बड़े ज़िद्दी होते हैं, एकदम से हंगामा शुरू कर देंगे कि अब हम मतलब जान ले लोगी क्या भूख से हमारी, बच्चे की जान लोगी। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें कोऑपरेट, बड़े हो गए इसलिए तुम्हें, छोटे बच्चे को तो नहीं कहा जा सकता है, बट 6 ऑनवर्ड बच्चों को अपने माता पिता के कामों को शेयर करना चाहिए। तुम्हें एक चीज़ और बता दें, जितने कामयाब लोग इन फील्ड्स में निकलते हैं दे आर ऑलवेज ए वेरी गुड कुक ऑल्सो। जो हमने पाया है, जितने IAS वगैरह जो हैं और हमारे साथ के मैक्सिमम साथी हमारे इसी लाइन में गए, वो बहुत अच्छे कुक भी थे। हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो खाना बनाते थे, तहरी बनाते थे, क्योंकि हॉस्टल का खाना थोड़ा पतला होता है। अपने कपड़े खुद ही धुलना है। हॉस्टल में तुम्हारे मम्मी पापा हैं नहीं। अगर तुम बहुत योग्य निकलोगे तो जैसे गुरु नानक देव का एक कथन है कि वो एक गांव में गए, उस गांव के लोगों ने उनकी बड़ी सेवा की। जब बहुत सेवा की तो बड़े प्रसन्न होकर दूसरे गांव में गए और उन गांव वालों को कहा कि तुम लोग अपने गांव से सारे के सारे बाहर चले जाओ। जिन्होंने सेवा की उनको आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों का सबका गांव छूट जाए, तुम लोग बाहर चले जाओ। दूसरे गांव में गए, वहाँ के लोगों ने बहुत उनका अनादर किया, बहुत ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया चलते समय कि भाई तुम लोग खूब अच्छे रहो और यहीं बने रहो। थोड़ा आगे गए तो उनके प्रिय शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये नहीं समझ में आया कि जिन्होंने आपको खूब सेवा किया उनको तो आपने श्राप दे दिया कि तुम सब लोग इस गांव से बाहर चले जाओ, और जिन्होंने आपको बहुत अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट की, उनको आपने कहा कि तुम अपने गांव में ही बने रहो। ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, जिन्होंने हमारी सेवा की वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो सुगंधित फूल की तरह हैं, खुशबू वाले फूल की तरह हैं। इनको दूर दूर ही जाना चाहिए, जहाँ जाएंगे वहाँ अपनी अच्छाई फैला देंगे और दुनिया अच्छी हो जाएगी। और ये जो लोगों ने हमें आदर नहीं दिया, ये बहुत गंदे लोग हैं। ये कहीं जाएंगे तो समाज को गंदा कर देंगे। इसलिए मैंने उनको कहा, तो किस बात के क्या अर्थ होते हैं ये समझने की बात होती है। तो तुम लोग जब योग्य हो जाओगे ना तो घर वर छूट जाएगा। अगर नालायक रहोगे तो घर में बैठ के, कहते हैं ना, चरपाई तोड़ते रहोगे। अगर लायक हो गए तो तुरंत तुम्हारा कहीं सिलेक्शन किसी पढ़ाई के अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। भारत में बहुत बड़े बड़े कॉलेज, सब कॉलेज लखनऊ में नहीं है, ज़्यादातर अच्छे कॉलेज बहुत दूर दूर हैं। जैसे IIT खड़गपुर है, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, मेडिकल कॉलेजेस में एम्स है, बेंगलोर में है मेडिकल कॉलेजेस। अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो तुमको उधर जाना पड़ेगा। जब जाओगे तो वहाँ कोई न मम्मी होंगे न पापा होंगे, कपड़े उतारना होगा, धुलवाना होगा, खाना खाने लाइन लगा के मेस में जाना होगा, कटोरा लेके थाली लेके अपने खड़े होगे, वहाँ बड़े बड़े हांडे में रखा रहेगा, निकालो परोसो और खाओ। जरा सा चूक गए, देर हो गई तो खाना उस रात नहीं मिलेगा, मेस बंद। ठीक है, हम लोग इंटर के बाद करीब 7-8 साल बाहर रहे, बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों को तो आदत ही सब छूट गई थी, मतलब घर नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। एक समय आता है कि तुम्हें तीज त्यौहार ये सब भूल जाता है। होली दिवाली हम लोगों की वहीं बीत जाती थी। दिल्ली में पढ़ रहे थे, ट्रेन चलती थी, रात भर की जर्नी थी वहाँ से आने में, तो कौन चले। और वो भी कोई हम लोग AC क्लास मिलना नहीं है, तो ट्रेन में जो सामान रखने वाली जो सीट होती थी ना ऊपर, उसी पे हम लोग कब्जा करके जगह बनाते थे। तब कभी 6 महीने में एक बार आते थे।
लेकिन उस तपस्या के बाद ये रहा कि जब एग्ज़ाम्स दिए हम लोगों ने नौकरी के, तो सारे में हो गया, जहाँ भी दिया वहाँ हो गया, और उससे जीवन सुखमय कट गया। मतलब जीवन के सारे आनंद अगर पाना है तो अभी तपस्या करो, कहने का आशय है। वरना शरीर बड़ा हो जाएगा, ख़ानदान हो सकता है बड़ा हो जाए, माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद तुम्हारे साथ मिल जाए, यहाँ पिताजी के पास खेत है या दुकान है या बिजनेस है, यह सब तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, यही तुम्हारे अंत तक काम है। अगर हमारे मैनेजर बहुत होते हैं, विद्यालय बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन हमारे को एक ही काम अच्छा लगता है, वो पढ़ाना, और इतना कुछ है कि 365 दिन अगर पढ़ाते रहें और तुम लोग लेने की क्षमता रखते हो तो ख़त्म नहीं होगा। तुम जी कितना ले सकते हो, हमारे पास तो है ही, हमारी तो गुजर भी गई, हमारे काम भी आ गई वो जो भी ज्ञान का लक्ष्य होता है, लेकिन इसको तुम्हें निचोड़ के लेना। हम लोग बस्ता ढोते थे विद्वान छात्रों का, जो हम लोग से सीनियर होते थे उनका हम लोग बैग उठा के चलते थे यूनिवर्सिटी में कि इनसे कुछ हमें मिल जाएगा, अगर ये खुश हो गए तो कोई चैप्टर हमको समझा देंगे। तो इतनी तपस्या के बाद ज़िंदगी में ऐसे मिलता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ये व्यय कृते वर्धति एवं नित्यम, सुना है ना उस श्लोक, न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राज हार्यम, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भातृभाज्यम, भाई बांट नहीं सकता है, और न भारकारी, न यह भारी होता है। व्यय कृते वर्धति एवं नित्यम, जितना इसको खर्च करो ये उतना ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सारे धनों में प्रधान है। तो तुम आदमी हो और तुम आईएएस बनो, ये तुम्हारा टारगेट होगा, तुम इंजीनियर बनो ये तुम्हारा टारगेट होगा, तुम डॉक्टर बनो ये तुम्हारा टारगेट होगा, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है कि तुमको कौन सा विषय कितना अच्छा समझ। अगर तुम मैथ में कमज़ोर हो तो ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करो, मैथ पढ़ लो, लेकिन टांग मत तोड़ो कि हमको इंजीनियरिंग बनना है। तो माया में दो गए माया मिली न राम, ज़बरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलता है वो अचीव करने से मिलता है, परिश्रम करने से। तो मैथ नहीं अच्छी है तो इसको ये यहाँ पे अपनी लाइफ में क्रॉस लगा लो, साइंस नहीं अच्छी है तो इसको क्रॉस लगा लो, राइट। फिर क्या बचा, आर्ट्स कोई लिखा नहीं है, लेकिन ये बचे आर्ट्स के सूरदास के पद, मीरा भाई के भजन, कबीर दास के दोहे, यही तो बचा। तो ये कभी दिमाग में मत रखना कि ह्यूमैनिटीज़ यानी जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। आर्ट साइड की ही देन है जो साइंस का जन्म हुआ। विज्ञान के जन्मदाता क्या है, इस पर एक लेक्चर इनका रहेगा कि हमारे विज्ञान के स्रोत कहाँ से मिले। ये स्रोत मिले हमें जो साहित्य से मिले। साहित्य का मतलब जो कुछ लिखा पढ़ा हमें मिला है, किताबें मिली पुरानी, पाणिनि की अष्टाध्यायी मिली, कोई और विद्वान था, राज तरंगिणी एक पुस्तक है जो कश्मीर में मिली, और भारत के नक्शे की, अगर ये लंबा विषय है टुकड़ों टुकड़ों में ही समझ पाओगे। साहित्य में हमें मिला कि आदमी पहले बैलगाड़ी से चलता था, तो बैलगाड़ी को घोड़ा गाड़ी में बदला, बैलगाड़ी चलाता था, भैंस गाड़ी चलाता था, आदमी को लगा कि घोड़ा क्यों नहीं चला सकता है, तो फिर घोड़ा गाड़ी चलाने लगा, बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी से जो घोड़ा की शक्ति है वो बहुत तेज होती है, जानते हो। बैलगाड़ी धीमे धीमे चलती थी, बुलक कार्ट, और जो हॉर्स कार्ट थी वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो वो रथ बहुत तेज दौड़ता था। फिर हाथी की सवारी भी लोग करने लगे, इतना भयंकर जीव इंसान ने उसको कंट्रोल करना। और उसके बाद इन्हीं गाड़ियों के इतिहास से चलते चलते हमारा वर्तमान ऑटोमोबाइल्स का उद्योग आया, जिसमें फिर हवाई जहाज़ की तरफ हम बढ़े। राइट ब्रदर्स ने एक हवाई जहाज़ उड़ाया, वो जाने। तो अपने टारगेट को फिक्स करने के लिए इन सारी चीज़ों को जानना, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है और तुम चले जा रहे हो, तो पहले इन रास्तों को पहचानो। ये 4 पथ हैं जिनमें से कोई एक पथ तुमको चुन के बढ़ना है, और हर पथ में बराबर का आनंद है। कोई चीज़, कोई नौकरी ख़राब नहीं होती है, कोई नौकरी अच्छी नहीं होती है। नौकरी किस लिए होती है मालूम है? जॉब हम क्यों पाना चाहते हैं? पेट भरने के लिए, यही होता है ना। व्यक्ति के पास आज तुम बच्चे हो, कल तुम्हारा एक परिवार होगा। उस परिवार को जैसे माता पिता तुम्हें पाल रहे हैं, वैसे तुम्हें अपने परिवार को पालना हो। तो पालने के लिए तुम्हें कोई संसाधन चाहिए,
कुछ पैसा चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए, घर चाहिए, घर अगर मिला भी है तो घर के मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए हमें एक जॉब चाहिए होता है। जॉब का मतलब ये नहीं केवल सरकारी नौकरी, जॉब का मतलब है कि कोई भी जॉब, एक ठेले वाला भी जॉब करता है, रिक्शे वाला भी जॉब करता है, लेकिन उसके पास और कोई योग्यता नहीं है, वो रिक्शा ही चला सकता है, इसलिए उसका जॉब वही है। ठीक है, तो हमें जॉब का चयन करना है और इतना योग्य बनना है कि पढ़ें तो कुछ बने। इसलिए नहीं पढ़ें कि हम केवल आया राम गया राम, साल ख़त्म हुआ, डिग्री मिल गई, हाई स्कूल इंटर हो गए और पूछा जाए तो हमें आता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे ख्याल से इतना ही किया जाए, इतना ही भारी हो रहा होगा। कुछ तबीयत ठीक है सबकी? खराब तो नहीं हुई किसी की? आगे से हम लोग एक एक चैप्टर शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर पे बात करेंगे। शुरू करेंगे इतिहास से, और इतिहास में ये बताएंगे कि इतिहास में इतिहास ही हमें बताता है फलाने ने हवाई जहाज बनाया, फलाने ने बल्ब बनाया, फलाने ने पंखा बनाया, फलाने ने गाड़ी बनाई, फलाने ने कार बनाया। इतिहास बताता है विज्ञान के बारे में। और जब ये जानते हैं हम तो उसके आगे की सोचना हम शुरू करें। अब हमें क्या बनाना, और तुम्ही में से कोई वैज्ञानिक होगा, तुम्ही में से कोई